हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने नॉर्मलता के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से हमने नॉर्मलता के फॉर्मूले को ड्राइव किया था। नॉर्मलता का फॉर्मूला आता है कि n बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे इक्विवेलेंट वेट इंटू v ml। v बिलियन का आयतन होता है। यहाँ पे ये विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है जो हमें दी हुई होती है। फॉर्मूले में हमें तुल्यांकी भार निकालने की आवश्यकता है। पिछली दो सांद्रताओं में हमने अनुभार निकालना सीखा था और इस सांद्रता में हमें तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए किस प्रकार से तुल्यांकी भार निकाला जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो देखिएगा तुल्यांकी भार, इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहते हैं और शॉर्ट में इसको EW से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि पदार्थ का अणुभार बटे या तो H प्लस आयनों की संख्या, यदि वो अम्ल है तो H प्लस आयनों की संख्या देखेंगे, यदि क्षार है तो OH माइनस आयनों की संख्या देखते हैं, और यदि न अम्ल है न क्षार है, कोई लवण दे रखा है तो हम फिर उसके लिए संयोजकता कारक देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना है तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहला उस पदार्थ का अणुभार पता होना चाहिए, जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि किस प्रकार से किसी पदार्थ का अणुभार निकाला जाता है। फिर उसके बाद में यदि पदार्थ अम्ल है तो H प्लस आयनों की संख्या को देखते हैं कि रिप्लेसेबल कितने H प्लस आयन रिप्लेस कर सकता है। यदि क्षार है तो OH आयनों की संख्या देखते हैं, और यदि न अम्ल है न क्षार है, कोई लवण दे रखा है, तो फिर हम उसके लिए संयोजकता कारक देखते हैं। तो बेटा एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले है नंबर 1, अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला की आवश्यकता है कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें उस पदार्थ का या अम्ल का अणुभार ज्ञात होना चाहिए। दूसरा, बटे में रिप्लेसेबल H प्लस आयनों की संख्या का यदि मैं उसमें भार लगा दूं तो अम्ल का तुल्यांकी भार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है, मैं आपसे कहूं कि HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तो बताइए HCl का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें HCl का अणुभार ज्ञात होना चाहिए, और हम जानते हैं कि HCl का अणुभार हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 36.5। और हम जानते हैं बटे में H प्लस आयनों की संख्या कि HCl कितने H प्लस आयन दे सकता है। तो हम देखते हैं कि 1 H प्लस आयन देता है, तो H प्लस आयनों की संख्या 1। तो जब हम 36.1 में 1 का भाग लगाएंगे तो इसका तुल्यांकी भार आ जाता है 36.5। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि HCl का अणुभार और तुल्यांकी भार बराबर होता है। HCl का अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों बराबर होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि H2SO4 का तुल्यांकी भार बताइए, तो वही सबसे पहले इसका आप अणुभार निकालें और रिप्लेसेबल H प्लस आयन देखें कितने हैं, डिवाइड करें और इसका तुल्यांकी भार आप आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका अणुभार निकाल लेते हैं। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो संख्या में 2 है तो अणुभार हो गया 2। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू जब 4 करोगे तो 16 चौक 64। इसको जब आप ऐड कर देंगे तो ये आ गया 8 और ये आ गया 98, तो इसका अणुभार आया 98। और रिप्लेसेबल H प्लस आयनों की संख्या इसमें 2 होती है, तो जब आप यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 49। तो हम देखते हैं कि H2SO4 का तुल्यांकी भार होता है 49 और अणुभार होता है 98। इसी प्रकार से और बहुत सारे अम्ल होते हैं जिनके हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 आपको इम्पोर्टेंट अम्ल बताता हूँ।
पहला है H3PO4, अगला है H3PO3 और अगला है H3PO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है जिनके बारे में हमें तुल्यांक की बार आना जरूरी है। तो देखिए H3PO4 की यदि हम बात करें तो इसका नाम होता है, इसे हम कहते हैं ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल। इसे हम कहते हैं ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल। और H3PO3 को कहते हैं फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। इसी प्रकार H3PO2 को हम कहते हैं हाइपो फास्फोरस अम्ल। चलिए इनके सबसे पहले हम अनुभार देखेंगे और अनुभार के साथ साथ ही ये देखेंगे कि रिप्लेसेबल H+ आयन कितने होते हैं। तो बेटा इनमें रिप्लेसेबल H+ आयन अलग अलग होते हैं। तो देखिए वो रिप्लेसेबल आयनों का पता हम इसकी स्ट्रक्चर से लगा सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और कितने H+ आयन दे सकता है। तो जरा देखिए यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ H3PO4 की। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पे सेंटर में होता है फास्फोरस, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है और 3 ऑक्सीजन OH बॉन्ड बनाते हैं। ये है H3PO4 की स्ट्रक्चर। तो बेटा किसी अम्ल की स्ट्रक्चर में, संरचना में ध्यान दीजिएगा जितने OH बंद होते हैं, जितने इसमें OH बंद होते हैं उतने ही ये H+ आयन रिलीज करता है। जितने OH बंद होते हैं उतने ही H+ आयन ये रिलीज करता है। तो बेटा जितने इसमें OH बंद होंगे ये उतने ही H+ आयन रिलीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के पास रिप्लेसेबल H+ आयनों की संख्या होती है 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो क्षारकता होती है वो 3 होती है। क्लियर है? तो चलिए इसी प्रकार से H3PO3 की यदि हम बात करें तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसके सेंटर में कोई फास्फोरस होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है और इसमें 2 OH बंद होते हैं और एक PH बंद होता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर OH बंदों की संख्या 2 है, यानी कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या इसके पास 2 होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी क्षारकता होती है 2। फास्फोरस अम्ल की क्षारकता होती है 2। इसी प्रकार से हाइपोफास्फोरस अम्ल की यदि हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सेंटर में फास्फोरस है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है और इसमें एक OH बंद होता है, बाकी 2 PH बंद पाए जाते हैं। तो बेटा एक OH बॉन्ड होने के कारण इसमें रिप्लेसेबल H+ आयनों की संख्या होगी 1, यानी इसकी क्षारकता होती है बेटा 1। तो हमने यहाँ पर इन अम्लों के, तीनों अम्लों के द्वारा रिप्लेसेबल H+ आयनों की संख्या हमने देख ली है। अब हम इनके अनुभार निकाल करके तुल्यांक की बार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे H3PO4 की यदि मैं बात करूं तो देखिए H3PO4 का यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुभार हम निकालेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, संख्या में 3 है, तो ये हो गया बेटा 1 × 3 यानी कि 3। फास्फोरस का होता है 31 अनुभार, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू संख्या में 4 है, तो ये हो गया 64। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8 और 6 और 3 9, 98। क्लियर है? तो यहाँ पे H3PO4 का जो अनुभार आता है अपने पास वो आता है 98। तो यहाँ हम इसको रख देंगे 98 और हमने देखा रिप्लेसेबल H+ आयनों की संख्या का भाग लगाएंगे तो ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है ये 3 H+ आयनों को त्यागता है, तो यहाँ पे हम 3 का भाग लगाएंगे। तो देखिए इसका तुल्यांक बार आता है 3 × 9, 3 × 2 = 6 पॉइंट 2 बचेगा, तो 3 6 18, तो ये आया 32.6। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का तुल्यांक भार आता है 32.6 के समथिंग आता है और इसका अनुभार होता है 98। चलिए इसी प्रकार से फास्फोरस अम्ल का तुल्यांक भार निकालिए। तो इसके लिए वही इसका हम अनुभार निकालेंगे बेटा। तो देखिए 3 हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31 और इस बार ऑक्सीजन 3 है
तो इसका हम कर देंगे यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा बेटा 48। जब आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो देखिए 8 9 10 11 और 1 12, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 82। तो इसका अनुभार आता है 82। तो 82 यहाँ रख देंगे अपन। यहाँ 82 में रिप्लेसेबल H प्लस आयनों की संख्या इसके द्वारा होती है 2, तो हम इसका 2 का भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 41। तुल्यांकी भार आया। इसी प्रकार से हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का तुल्यांकी भार की यदि हम बात करें तो देखिए वही हाइड्रोजन 3 है, तो 3, फास्फोरस का 31 और इस बार ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ये आ गया 32। जब आप इनको सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, यानी कि 66। तो बेटा यहाँ इसका अनुपात 66 है। H प्लस आयनों की संख्या इसके द्वारा 1 होती है, तो यहाँ पे इसका तुल्यांकी भार आ गया 66। क्लियर है बेटा? तो इस प्रकार से किसी भी दिए हुए अम्ल का आप तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपको उसका अनुभार ज्ञात होना चाहिए, और अनुभार के साथ साथ रिप्लेसेबल H प्लस आयनों की संख्या भी आपको पता होनी चाहिए कि कितने H प्लस आयन ये रिलीज करता है। एक बार आप इसको आसानी से देख लें, ध्यान से देख लें कि किस तरह से हमने अम्लों के तुल्यांकी भार ज्ञात किए हैं। चलिए बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो देखिएगा, किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए सूत्र होगा उसके अनुभार में OH माइनस आयनों की संख्या का भाग लगाना, यानी कि रिप्लेसेबल OH माइनस आयनों की संख्या का भाग लगाया जाता है उसके अनुभार में। तो किसी भी क्षार का आप तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, मैंने आपसे कहा कि NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तो बताइए NaOH का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें इसका सबसे पहले अनुभार ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर हम देखेंगे कि कितने H प्लस आयन दे सकता है। तो जितने H प्लस आयन देगा उसमें भाग लगा करके हम उसका तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अनुभार देख लेते हैं। NaOH में सोडियम का अनुभार होता है बेटा 23, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो जब आप इनको टोटल करेंगे तो 6 3 9 और 1 10 और ये आ गया 4 40। तो NaOH का अनुभार होता है बेटा 40, और इसके अनुभार में रिप्लेसेबल OH आयनों की संख्या के यदि भाग लगा दूं तो ये आ जाएगा NaOH का तुल्यांकी भार। तो देखिए NaOH जो होता है ये एक OH आयन त्याग सकता है, तो यानी कि OH आयन की संख्या होगी 1, तो इसका तुल्यांकी भार आ गया बेटा 40। तो हमने देखा कि NaOH एक ऐसा क्षार है जिसका अनुभार और तुल्यांकी भार दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? इसी तरह से दूसरे की बात करें तो देखिए मैंने आपको दिया MgOH का होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। आपको MgOH के होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार ज्ञात करना बेटा। तो मान लीजिए इसका अनुभार मैं मान लेता हूं कैपिटल M, कुछ भी हो सकता है, ये आप निकालिएगा इसका अनुभार कितना होता है। मैंने मान लिया M होता है। अब बताइए कितने OH आयन रिलीज करेगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये 2 OH आयन त्याग सकता है, यानी रिप्लेसेबल OH आयनों की संख्या होगी इसमें 2। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो MgOH का होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार को बताएगी। क्लियर है? इसी तरह नंबर 3 देखिए, मैंने आपको अगला दिया AlOH का होल थ्राइस का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो बेटा मान लीजिए इसका अनुभार है कैपिटल M, तो बताइए कितने OH आयन देगा। तो ये OH आयन देता है बेटा 3। तो यहाँ से जब भाग लगा कर जो संख्या आएगी वो
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बताइए बेटा, तुल्यांकी भार। तो इस तरह से आपको कोई सा भी क्षार दिया जाए, उसका अणुभार में आप देखिए कितने रिप्लेसेबल OH आयनों की संख्या होती है, तो उनका भार लगा करके आप किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? देख लें एक बार ध्यान से किस तरह से हमने क्षार का तुल्यांकी भार निकाला। अब इसके बाद में हम लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीखेंगे कि किसी लवण का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए बेटा, अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसी लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो ये है नंबर 3, लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो बेटा लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो उसके अणुभार में आपको संयोजकता कारक का भाग लगाना पड़ेगा। संयोजकता कारक का भाग लगाना पड़ेगा, तो किसी भी लवण का आप तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो बताइए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसका अणुभार ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैल्शियम का होता है कितना, 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो इंटू 3 करोगे तो ये आ गया 48। जब इनको ऐड कर दीजिए, 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10। तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार आया ये आता है बेटा 100। चलिए अब बात आती है संयोजकता कारक की कि इसका संयोजकता कारक क्या होता है बेटा। तो देखिए किसी भी लवण का संयोजकता कारक कैसे निकाला जाता है। तो जो भी आपको लवण दिया गया है सबसे पहले आप उसको तोड़ लीजिए। तो हम जानते हैं कि कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Ca+2 और CO3-2 में। क्लियर है? अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब आप इसको 1 मान सकते हैं, इसको भी 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे जो संख्या लिखी हुई है उसको इसके आगे से गुणा कर दो, तो ये आ गया बेटा +2, और इधर यदि हम बात करें तो इसको इससे गुणा करोगे तो आ गया -2। तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा 2, तो यहाँ पे इसका संयोजकता कारक हो गया बेटा यहाँ पे 2। क्लियर है? तो देखिए हमने किस तरह से इसका तुल्यांकी भार संयोजकता कारक निकाला है। सबसे पहले जिसका भी आपको संयोजकता कारक निकालना है उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद में आप देखिए उस पर चार्ज कितना है, चार्ज को उसके आगे लिखी हुई संख्या से गुणा कर दीजिए तो वो उसका आ जाएगा टोटल। ठीक है, फिर दोनों में आप देख लीजिए कॉमन क्या है, तो वही उसका क्या कहलाएगा संयोजकता कारक। तो यहाँ पे आप 100 में 2 का भाग लगाओगे तो बेटा ये आ गया 50। तो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना आता है बेटा 50, और इसका अणुभार होता है 100। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 2 है AlCl3 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। चलिए या ज्ञात कीजिए बेटा, AlCl3 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैं इसका अणुभार m मान लेता हूं। इसका अणुभार यदि अपन ने m मान लिया तो आप मुझे बताइए इसका संयोजकता कारक कितना होगा। तो इसका संयोजकता कारक निकालने के लिए देखिए बेटा, सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए। ये टूटेगा Al+3 और 3Cl- में। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो संख्या 1 मान लीजिए। आप इसको इससे गुणा किए तो ये आ गया +3, और इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ गया -3। कॉमन कितना है 3, तो यहाँ पे आप संयोजकता कारक कितना मानोगे इसका 3। तो जब आप इसको इसमें डिवाइड करोगे तो जो संख्या आएगी वो AlCl3 का तुल्यांकी भार आपको बताएगी। इसी तरह से नेक्स्ट यदि हम बात करें, अगला लवण हमारा AS2S3 का तुल्यांकी भार आपको बताना है। यदि मान लीजिए इसका अणुभार अपन m मान ले तो इसका संयोजकता कारक बताइए कितना होगा।
तो संयोजकता कारक बताने के लिए वही आप इसको सबसे पहले आप तोड़ लीजिए, तो ये टूटेगा बेटा 2as + 3 और ये आ गया 3s - 2। क्लियर है? इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आया +6 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -6। कॉमन क्या है 6, तो इसके अनुभार में आप संयोजकता कारक 6 का भाग लगा दीजिए, तो जो संख्या आएगी वो इसका तुल्यांकी भार बताएगी। क्लियर है? तो इस तरह से किसी भी दिए गए लवण का आप तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए उसके संयोजकता कारक का हमें पता होना चाहिए, और किसी भी लवण का संयोजकता कारक किस प्रकार से निकाला जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार से हमने अम्ल, क्षार और लवण तीनों का तुल्यांकी भार ज्ञात करना यहाँ पर हमने सीख लिया है कि किस प्रकार से इनका तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है। चलिए बेटा, अम्ल, क्षार और लवण का तुल्यांकी भार सीख लेने के बाद में अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए, हमने इन 3 प्रकार की सांद्रताओं के बारे में पढ़ा है और हम जानते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने इनके फॉर्मूले को एक साथ लिख लिया है बेटा यहाँ पे। तो देखिएगा जरा, यदि हम बात करें नॉर्मलता की, तो नॉर्मलता की यदि हम बात करें तो इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह एक W/V प्रकार की सांद्रता है। कौन से प्रकार की सांद्रता है बेटा? W/V प्रकार की सांद्रता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि नॉर्मलता कौन से प्रकार की सांद्रता होती है, तो W/V प्रकार की सांद्रता होती है। और यदि हम इसकी बात करें मोलरता की, तो मोलरता जो होती है इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक W/V टाइप की सांद्रता होती है। W/V टाइप की सांद्रता है। लेकिन यदि हम मोलरता की बात करें तो मोलरता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक W/W प्रकार की सांद्रता है। W/W टाइप की सांद्रता होती है। अब यदि हम बात करें, यदि आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन सी सांद्रता है जो ताप से प्रभावित होती है, या कौन सी सांद्रता है जो ताप से प्रभावित नहीं होती है, तो जरा ध्यान दीजिए। नॉर्मलता एक W/V प्रकार की सांद्रता है। क्योंकि इसमें आयतन का पद आता है तो यह ताप से प्रभावित होगी, यानी कि नॉर्मलता जो है ये ताप से प्रभावित होती है। क्लियर है? इसी तरह यदि मोलरता की बात करें तो मोलरता भी W/V टाइप की सांद्रता होती है। इसका मतलब ये भी एक ताप से प्रभावित होने वाली सांद्रता होगी। जबकि मोलरता की यदि हम बात करें तो ये W/W टाइप की सांद्रता होती है। क्योंकि दोनों ही पद बेटा भार में है तो यह ताप से प्रभावित नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि मोलरता एक ऐसी सांद्रता होती है जो ताप से प्रभावित नहीं होती है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये फॉर्मूला क्लियर है। अब हम बात करते हैं नॉर्मलता और मोलरता के बीच में संबंध कैसे निकाला जाता है। तो जरा देखिए आप ध्यान से बोर्ड पे, नॉर्मलता और मोलरता के बीच में संबंध निकालने के लिए हम इन दोनों फॉर्मूलों को लिख लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आएगा नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर, देखिए क्या बचेगा, W से W कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, V से V कैंसिल। ठीक है, तो ये बच गया बेटा मॉलिक्यूलर वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? तो फॉर्मूला आया मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि अनुभार बटे तुल्यांकी भार। क्लियर है? और हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला होता है अनुभार बटे H प्लस आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या या संयोजकता कारक। तो जब आप इसको खोल करके लिखेंगे तो अनुभार से अनुभार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा, तो संबंध आया अपने पास नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैलिटी बराबर H प्लस आयनों की संख्या या OH माइनस आयनों की संख्या या संयोजकता कारक। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले से आप नॉर्मलता और मोलरता के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल H प्लस आयनों की संख्या या OH माइनस आयनों की संख्या या संयोजकता कारक को इसमें देखना है। क्लियर है? आप देखिए इस फॉर्मूले का या इस संबंध का उपयोग हम कहाँ करते हैं। इस संबंध का उपयोग हम करते हैं कि जब प्रश्न में हमें किसी पदार्थ की नॉर्मलता देकर के मोलरता पूछी जाए या मोलरता भी दे रखी हो और नॉर्मलता पूछी जाए, तब हम इस संबंध का उपयोग करते हुए एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता को निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो यदि मान लीजिए मुझे एक प्रश्न दे रखा है
कि पहला प्रश्न बेटा कि 3m H3PO3 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यदि मान लीजिए आपको प्रश्न दे रखा है कि आपको 3m H3PO3 की नॉर्मलता ज्ञात करनी है, तो देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे इसको। प्रश्न में आपको मोलरता दे रखी है और नॉर्मलता पूछी जा रही है, तो सबसे पहले आप इसका संबंध निकालिए। हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी अपॉन मोलैलिटी बराबर H प्लस आयनों की संख्या। अब बेटा मैंने इसको H प्लस आयनों की संख्या क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर H3PO3 जो है ये अम्ल है, और अम्ल है तो केवल हमें H प्लस आयनों की संख्या ही देखनी है। OH माइनस आयन या सरलता कारक हमें नहीं देखना होता है। तो देखिए बेटा H प्लस आयनों की संख्या की बात करें, अब देखिए H3PO3 मैंने आपको बताया है कि H3PO3 फास्फोरस अम्ल, और ये फास्फोरस अम्ल कितने H प्लस आयन त्याग सकता है बेटा, तो हमने देखा था यहाँ पर H प्लस आयनों की संख्या आती है 2। कितनी आती है? 2। तो बेटा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैलिटी बराबर आ गया 2। यहां से मुझे निकालना है नॉर्मलता, तो ये आ गया नॉर्मलता बराबर 2 इंटू m। अब मुझे मोलैलिटी दे रखी है 3, तो ये आ गया बेटा n बराबर 2 इंटू 3। तो बेटा यहाँ पे इसकी नॉर्मलता जो होगी ये आ जाएगी 6n। ये आपका आंसर है। तो बेटा जब प्रश्न में मोलरता देकर के नॉर्मलता पूछी जाए तो आप इसको इस संबंध लगा करके इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, ये लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर 3m H3PO3 की नॉर्मलता आती है बेटा 6n। क्लियर है? चलिए इसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। अगला प्रश्न है 2n, इस बार आपको नॉर्मलता दे रखी है H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप लोग ज्ञात कीजिए इसको कि 2n H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। करिए फटाफट, आपको नॉर्मलता दी गई है और मोलरता पूछी गई है, तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लगाइए बेटा। फॉर्मूला हम जानते हैं नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैलिटी बराबर, चूंकि अम्ल है तो हम यहाँ पर H प्लस आयनों की संख्या देखेंगे। करिए, तो यह है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैलिटी बराबर H प्लस आयनों की संख्या होती है बेटा इसमें 2। आपसे मोलरता पूछी गई है, बेटा, तो ये आ गया नॉर्मेलिटी अपॉन 2। नॉर्मेलिटी का मान अपन को दे रखा है 2, तो बेटा मोलरता आ गई बेटा, मोलरता बराबर 2/2, तो ये आ गया बेटा 1m। ये इसकी मोलरता होगी और ये आपका आंसर। क्लियर है? तो 2n H2SO4 की मोलरता कितनी आ रही है बेटा 1m। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से हम नॉर्मलता यदि हमें दी गई है तो हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, और मोलरता यदि हमें दी गई है तो हम नॉर्मलता भी ज्ञात कर